और बिहार की चुनावी राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि आज इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त बिहार के चंपारण में पहुंचे हैं जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रोजगार में उछाल का वादा लेकर पहुंचे। कल जिस तरह बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, अस्पताल के अंदर जाकर एक आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया और बड़े आराम से बाहर निकल गए, उससे कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपारण की उस भूमि पर पहुंचे जहां सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी महात्मा गांधी का पहला आंदोलन सफल हुआ। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार को लेकर ऐलान किया। इन दो तस्वीरों के बीच आज बिहार झूल रहा है। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, लेकिन बिहार को एक सुरक्षित माहौल भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से नीतीश सरकार और पहले की लालू राबड़ी सरकार की तुलना बगैर किसी का नाम लिए कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकार बदले की भावना से काम करती थी और मौजूदा सरकार बदलाव के लिए काम करती है। बहुत आभार, आपने एक नई गति प्रदान की है। आपके ऊर्जावान नेतृत्व में अब ना झुकेगा भारत। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। हम बिहार में कानून व्यवस्था और पटना में कैसे अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज मोतिहारी में थे तो आज क्या 10 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। आइए आपको सबसे पहली बड़ी बात बताते हैं। समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार का वादा प्रधानमंत्री ने आज मंच से किया और साथ ही जिक्र इस बात का भी कर दिया कि कैसे नॉर्वे की आबादी के बराबर बिहार में लोगों को घर दिया गया है। मुंबई जैसा, मोतिहारी, पुणे जैसा पटना, एक पिक्चर प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों के सामने रखा। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेरणा बिहार से ही ली गई, ये प्रधानमंत्री ने कहा। लालू परिवार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साधते हुए नजर आए। तो वहीं केंद्र से ज्यादा फंड का भी दावा प्रधानमंत्री ने अपनी इस सभा में किया और साथ ही कहा कि बदला लेने की राजनीति जो है वो हमने बंद कर दी और हम बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। मंच में मुख्यमंत्री भी बैठे थे प्रधानमंत्री के ठीक बगल में, तो उन्होंने नीतीश कुमार के कामों की तारीफ भी की और इसके साथ ही राम मंदिर की भी याद प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को मंच से दिलाई। पहली प्राइवेट नौकरी पर 15,000 रुपए जो इंटर्नशिप स्कीम है केंद्र सरकार की, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने मंच से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जोर विकास के मुद्दे पर ही था। आज उन्होंने 12,000 लोगों को नए घर की चाबी सौंपी तो लगे हाथ लालू राबड़ी सरकार और कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया कि वो गरीबों को घर देने के बारे में सोचते भी नहीं थे। आप भी जानते हैं आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया
तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात बिहार के लोगों को दी। अगर इनमें से कुछ खास परियोजनाओं की बात करें तो वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। पहली है सड़क परिवहन मंत्रालय की परियोजना, जिसके लिए 1,173 करोड़ रुपए जो हैं इसके प्रोजेक्ट्स का ऐलान जो है वो किया गया है। दूसरा, पूर्वी चंपारण के लिए 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। रेल मंत्रालय की करीब 5,398 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अगर हम बात करें तो 63 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के काम का ऐलान यहां पर किया गया। वहीं 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए चाबी जो है वो सौंपी गई है। 4 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी जो है वो दिखाई गई है। यानी प्रधानमंत्री ने चुनावी साल में बिहार के लिए सौगातों की बौछार कर दी। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस ही रहे। कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में विकास के दावे ही किए और इसी कड़ी में अपने उस ऐलान को भी दोहराया जब अब बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को अगस्त के महीने से मिलेगी। अब लोगों को जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा पहले बिजली कहां था जी, जब उन लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था, और सब हम लोग करवा दिए और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया और एक एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो सब तो है ही। लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से। सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए। अब आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद,
तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच से आज संबोधित कर रहे थे बिहार की जनता को, तो उनकी नजर पब्लिक के बीच एक युवक पर पड़ी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर की एक तस्वीर लेकर आया था। उस पर नजर पड़ते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उस तस्वीर को ले आएं। साथ ही युवक से कहा कि उस तस्वीर पर ही वो अपना पता भी लिख दे ताकि प्रधानमंत्री की चिट्ठी उस युवक तक पहुंच सके। एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है, क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई, मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना, मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं नौजवान। तो ये तो बात हुई बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की। अब बात करते हैं पटना के पारस अस्पताल में कल खुलेआम हुई हत्या की, जिससे बिहार में कानून और पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे 5 शूटर अस्पताल के अंदर आईसीयू में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने इलाज करा रहे सजा याफ्ता अपराधी चंदन मिश्रा को गोलियों से भून डाला। उसके बाद बड़े आराम से वो वहां से निकल गए। आज उनकी एक नई तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में उन हमलावरों में से 3 हमलावर एक ही बाइक पर सवार हैं। वो बेफिक्र नजर आ रहे हैं और खुल्लम खुल्ला हथियार लहरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वारदात के 30 घंटे से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद एक भी शूटर अब तक पकड़ा नहीं गया है। तो बिहार की कानून व्यवस्था, बिहार के पुलिसिया तंत्र पर ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़ी कर रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। मोतिहारी की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2005 से पहले और बाद की स्थिति की भी तुलना की, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था का है। अब पहले क्या हाल था, जो हम लोग तो 24 नवंबर 2005 में सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था, कोई काम नहीं होता था कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। अब पहले तो हम बराबर सबको बताते रहते हैं कि आप जानते हैं कि वो लोग क्या पैसा लगाते थे जी, बहुत कम, 24,000 से अधिक हुआ। लेकिन हम लोग तो उसके बाद तुरंत बढ़ाते और आज आप देख रहे हैं कि 3 लाख से भी ज्यादा, कितना ज्यादा हम लोग पूरा का पूरा राज्य सरकार की तरफ से लोगों के हित में काम किया जा रहा है। और अब केंद्र की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कितना ज्यादा काम कर रहे हैं विभिन्न राज्यों का, और बिहार के लिए जो खास काम किए हैं, इसलिए एक एक चीज इसको याद रखना चाहिए। पटना के पारस अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा का मर्डर करने वाले 5 शूटरों के गैंग को तौसीफ बादशाह लीड कर रहा था।
हम आपको बताते हैं कि आखिर ये तौसीफ बादशाह है कौन और आखिर कैसे इस पूरे मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में इसका नाम सामने आया है। इसका असली नाम तौसीफ रजा है। तस्वीर इसकी आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। कल यही उन चारों बंदूकधारियों को लीड कर रहा था। खुद को बादशाह कहलाना यह पसंद करता और इसलिए तौसीफ बादशाह जो है उस नाम से क्राइम की दुनिया में इसकी पहचान है। पटना के नामी स्कूल सेंट कैरन से इसने पढ़ाई की है। पढ़ा लिखा छटा हुआ बदमाश है ये। सेंट कैरन से पढ़ाई की है। फुलवारी शरीफ इलाके में इसका जमीन का कारोबार है और इसके जो पिता हैं वो हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और मां जो है वो टीचर हैं। तौसीफ का गैंग क्या काम करता है ये जरा अब आप समझिए। तौसीफ का गैंग सुपारी लेकर काम करता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है और इस पूरे चंदन मिश्रा हत्याकांड में इसी तौसीफ का नाम जो है वो मुख्य आरोपी की तरफ से पुलिस ने चिन्हित किया है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं। खबरें सामने आई कि तौसीफ को संभवतः बिहार पुलिस ने जो है वो हिरासत में भी ले लिया है। वहीं बात आगे बढ़ते हुए बिहार चुनाव की एक बार फिर से करते हैं क्योंकि एक बड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। शाम 5 बजे तेज प्रताप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अब से कुछ देर बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये है कि संभवतः नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं तेज प्रताप यादव। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। न केवल आरजेडी से बल्कि परिवार से भी उनको निष्कासित किया गया है और इसके बाबत उनके पिता लालू यादव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके जानकारी दी। उसके बाद 1 महीने तक तेज प्रताप जो हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी थी और उसके बाद फिर जब वो सामने आए एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान भी उन्होंने बताया कि अगर जनता चाहेगी तो वो चुनाव भी लड़ेंगे और जो जनता से लगातार वो मिल रहे हैं उसके विवेक के आधार पर ही वो आगे का फैसला लेंगे। और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जो है वो नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बात करते हैं बिहार के चुनाव में एक नए प्लेयर की जिसके तौर पर प्रशांत किशोर तेजी से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की स्थिति को कैसे देखते हैं वो, इसके लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने उनसे बात की। सुनते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जन सुराज की आपने स्थापना की और उसके बाद अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा है? पहले एक जो मैंने कहा कि पहले आप डायरेक्टर होते थे, अब आप एक्टर हैं फ्रंट में। नहीं, ये मनोरंजन जी आप लोग का अपना देखने का नज़रिया है। मैं काम आज भी वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। फ़र्क बस इतना है कि पहले ये काम मैं नेताओं के लिए, दलों के लिए करता था, अब ये काम मैं बिहार के समाज के लिए कर रहा हूँ। बिहार के लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे वो एक संगठन बना सकते हैं, कैसे दल बनाकर स्थापित दलों के सामने अब एक चुनौती पेश कर सकते हैं और कैसे वो चुनाव जीतकर एक नई व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। यही काम तो हम पहले करते थे। तो आप तो इस पूरे प्रोसेस के मास्टर हैं, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चुनाव जीतने में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नवंबर में आएंगे यहाँ चुनाव को कवर करने और चुनाव के रिजल्ट को बताने, तो आप पूरे देश को शायद इस कालखंड का सबसे अप्रत्याशित नतीजे सुना रहे होंगे, क्योंकि बिहार की जनता उस समय एक नए दल का चयन कर ली होगी। बिहार में एक नए व्यवस्था परिवर्तन का आगाज़ हो रहा होगा और जिस बिहार को लोग जातियों में बटा हुआ समाज मानते हैं, जिस बिहार के लोगों को लोग अनपढ़ बेवकूफ़ समझते हैं, जिस बिहार के लोगों को लोग बिहारी कह के गाली देते हैं, वही बिहार पूरे देश को नवंबर में दिखाएगा कि कैसे यहाँ के लोगों ने, सामान्य लोगों ने साथ में मिलकर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई है जो किसी जाति का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि बिहार के उन सारे लोगों का है जो अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए साथ में आकर एक नया दल, लोकतांत्रिक दल बना रहे हैं। और आइए अब आपको सीधा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर लिए चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी।
इससे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव है जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइंस, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव-गांव, घर-घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ट्रेन कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रेल ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। आज 2 और रेलवे ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ये सारे काम बंगाल के लोगों का जीवन आसान बनाने में बड़ी मदद करेंगे। साथियों, हमने यहां के एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना से जोड़ा है। बीते 1 वर्ष में ही 5 लाख से ज्यादा यात्री इसके जरिए सफर कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सुविधाएं तो मिलती हैं, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिलती है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उसे बनाने में भी बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, पिछले 10-11 सालों में देश में गैस कनेक्टिविटी पर जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। बीते दशक में देश में एलपीजी गैस घर घर पहुंची है और इसकी दुनिया भर में वाहवाही भी हो रही है। हमने 1 नेशन 1 गैस ग्रिड के विजन पर काम किया। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना बनाई। इसके तहत पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के 6 राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लक्ष्य यह है कि इन राज्यों में भी पाइप से सस्ती गैस उद्योगों तक पहुंचे, रसोई तक पहुंचे। जब गैस की उपलब्धता होगी तभी इन राज्यों में सीएनजी से गाड़ियां चल सकेगी। हमारे उद्योग गैस आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आज दुर्गापुर की यह औद्योगिक धरती भी नेशनल गैस ग्रिड का हिस्सा बन गई है। इसका बड़ा लाभ यहां के उद्योगों को होगा। इस प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल के करीब 25 से 30 लाख घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। यानी इतने परिवारों का, माताओं बहनों का जीवन आसान होगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, आज दुर्गापुर और रघुनाथपुर के बड़े स्टील और बिजली कारखानों को भी नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इनमें करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अब ये कारखाने दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए और अधिक एफिशिएंट हो गए हैं। मैं बंगाल के लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा होने की विशेष बधाई देता हूं। साथियों, भारत की फैक्ट्रियां हो या हमारे खेत खलिहान, हर जगह एक ही निश्चय के साथ काम हो रहा है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है।
हमारा रास्ता है विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता से सुशासन। इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए हम पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का मजबूत इंजन बना करके रहेंगे। आप सभी को फिर से विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी के लिए इतना ही।